हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी कोर का सिलेक्टेड सेट नंबर 2। आप सभी को पता है कि हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 50 मार्क्स का आपके पूछने वाले हैं फाइनल एग्जाम में, इसको देखते हुए हमारे पूरे टीम ने आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट में 6 लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से आपको 2 लेक्चर यूट्यूब पे मिलेगी, बाकी सारा का सारा लेक्चर आप लोगों को एप्लीकेशन में मिलेगा। और जो भी बंदा एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जो भी क्रैश कोर्स लिए हैं, फाउंडेशन कोर्स लिए हैं या आप लोग सफलता कोर्स लिए हैं, तो याद रखिएगा आप लोग जैसे ही क्लास एंड होगी आप लोगों का नोट्स भी आप लोगों को तुरंत जो है अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से नोट्स के माध्यम से भी अपने कॉपी पे लिखकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। कोशिश करिए, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं क्रैश कोर्स में अभी आप लोगों का समय है, याद रखिएगा। अभी मिनिमम देखा जाए तो आप लोगों के पास 40 दिन का समय है। कितना दिन का मेरे लाल? 40 दिन का समय है। अगर इन 40 दिन में अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सही क्वेश्चन को पढ़ना, सही डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। और क्रैश कोर्स दे रही है आप लोगों को सही डायरेक्शन। याद रखिएगा, क्रैश कोर्स 45 दिन तक कंटिन्यू क्लास चल रही है। ओनली 299 रुपीज में आप आर्ट्स की हर एक सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से सिलेक्टेड क्वेश्चन पा सकते हैं फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग। अब मैं बता दूं इसमें खासियत क्या है। इसमें आप लोगों का जो टर्म में एग्जाम होने वाला है T1 में, इसमें आप लोगों का एक सब्जेक्ट में 5 सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5-5 सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक सेट में 40 क्वेश्चन और इस तरह से आपको 200 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और उम्मीद है कि इन 200 क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो फाइनल एग्जाम में वहां जहां तक मुझे लगता है कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाला है। और सब्जेक्टिव में मैंने जैसे आपको बताया 6 लेक्चर, क्या बताया हूं मैं सब्जेक्टिव में आप लोगों को बताया हूं 6 लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इन 5 सेट को टर्म 1 के लिए, टर्म 2 के लिए 6 लेक्चर को आप अच्छी तरह से जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपके अंदर में एक अनुभव होगा कि अब हम कितना मार्क्स ला सकते हैं। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करिए। और दिक्कत होगी कोई भी चीज की, जैसे मान लेते हैं आप कोर्स को बाय करना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत होगी, ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। और ये सिलेक्टेड सेट नंबर 2 है आप लोगों का। किसका? तो बताएंगे सर हिंदी कोर का। सिलेक्टेड सेट नंबर 3 से लेकर 6 तक देखने के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन को ही बाय करना होगा। और कल से हम लोगों का कंटिन्यू क्लास चलेगी इंग्लिश इलेक्टिव और हिंदी कोर का। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन पहला ही आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आएगी और आपके सामने जैसे ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 4 मार्क्स का छपेगा मेरे लाल। कितने मार्क्स का मेरे प्यारे? 4 मार्क्स का छपेगा। और आपसे कहेगी कि इसका उत्तर बताएं। ऐसे में तू याद आए अंजमाने मई में रितों को, रात गए गुर्दे में फरिश्ते बाबा गुनाह जग खोले हैं, सदके फिराक एजाज सुख के कसे उड़ा लिए आवाज। ये आपके सामने स्टेटमेंट होगी और ये इस स्टेटमेंट से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन होगा जिसको आपको सॉल्व करना है और आपको 5 मार्क्स आपको झोली पे डालकर यहां से ले जाना है। समझिए, शायर द्वारा अपने इस गजल में किसका चित्रण हुआ है? शायर द्वारा इस गजल में प्रेमिका के प्रति प्रेम का चित्रण हुआ है। किसके प्रति? प्रेमिका के प्रति प्रेम का चित्रण हुआ है। प्रेमी कहता है कि शराब की महफिल में उन्हें प्रेमिका की याद आती है। प्रेमिका, याद रखिएगा, प्रेमी कहता है कि शराब की महफिल में मुझे तुम याद आती हो। जिस तरह से आप लोगों को याद आ रहा होगा, लेकिन ये याद आपको दिशा दिलाएगी जब आपके सामने रिजल्ट होगा 2024 में। इश्क क्या मांगता है? इश्क क्या मांगता है बताइए तो आप लोग। इश्क क्या मांगता है? चलिए समझिए। इश्क समझदारी और प्रेम, याद रखिएगा, क्या मांगता है? या इश्क जो है समझदारी और प्रेम में सहभागिता है। फिराक गोरखपुरी ने अपने प्रेरणा या अपना गुरु किसको माना? तो फिराक गोरखपुरी को। उपयुक्त गजल की भाषा शैली बताइए। भाषा में पूर्व शब्दों का बहुवल्य तथा श्रृंगारमणि रखना है। इस तरह से आपके सामने स्टेटमेंट होगी। स्टेटमेंट होने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद आपको यहाँ पे विवरण देना है और उत्तर जो होगी ना टू द पॉइंट ऑफ आपका स्टेटमेंट से ही लेना है आपको। यहां से जहां तहां से आपको आंसर या अपने मन से आपको नहीं लिखना है। अब आते हैं सर अगला, फिर से आपके सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट है। फिर इस स्टेटमेंट से रिलेटेड फिर आपके सामने एक 4-5 क्वेश्चन होंगे। जैसे उपयुक्त पद्यांश के पाठ के नाम सहित कवि का नाम लिखे तो पाठ्य उपयुक्त पद उमा में से संकलित है। इसके रचिता शमशेर बहादुर सिंह है। इसके रचिता जो है कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। और मैंने क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूं कि शमशेर बहादुर सिंह कौन थे,
किस तरह से इन्होंने अपने कविता के माध्यम से लोगों को क्या प्रेरित करना चाहते थे, सारा चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। पद्यांश में कवि ने किसका वर्णन किया? पद्यांश में कवि ने सूर्योदय से पूर्व पूरब दिशा की ओर लालिमा का वर्णन किया है। लालिमा का, जैसे सूरज उड़ते ही जैसे हम लोग को लाल लाल मॉर्निंग में देखने को मिलता है ना, ठीक उसी तरह का वर्णन किया था। कवि ने किसके लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया? कवि ने उपमानों का प्रयोग करते हुए कहा कि सूर्य लाल रंग के पक्षी के समान है। सूर्य जो है लाल रंग के पक्षी के क्या है? समान है, पक्षी के समान है। आकाश को चौके रख से लिपा हुआ है बताया है, और चौके के राख से लिपा हुआ बताया है। आकाश की नीलिमा काली सील तथा लालिमा की समता केसर से की गई है। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट लिखना है। पद्यांश की भाषा शैली का अलंकार बताइए। कविता विलंबता नूतन उपायों का प्रयोग है, भाषा सरल व बोलबाला को है, छंद में संदेश अलंकार है। आपके सामने दो स्टेटमेंट नहीं होगी, मेरा बात को समझिए। इसमें से आपको दो लिखना है, ये लिखना है या आपको ये स्टेटमेंट का आंसर बताना है। दोनों में से एक स्टेटमेंट आपको फाइनल एग्जाम में पूछेगी। अब आते हैं सर, ये आपका कविता जो होती है, आप लोगों को कविता के जो पार्ट है वहां से ये उद्ग्रहित है, मतलब वहां से ये लिखे गए हैं। तो जैसे यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं, ये स्टेटमेंट होगी, फिर से आपका क्या होगा? क्वेश्चन होगा। प्रयुक्त पद्यांश का भावार्थ है, हनुमान भारत से कह रहे हैं कि वे लंका पहुंचे जाएंगे। वे भारत से आज्ञा लेकर तथा उनके चरण की वंदना कर को हनुमान पर्वत सहित वन पर बैठकर श्री राम के पास चले गए। अतः हनुमान को भारत की बहुबली का ज्ञान हो गया। पद्यांश की शिला, इस तरह से आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। स्टेटमेंट से रिलेटेड याद रखिएगा, 5 मार्क्स का एक आएगा आपका स्टेटमेंट, 5 मार्क्स का आएगा एक पैसेज, यानी टोटल देखा जाए तो 10 मार्क्स का आएगी, और 10 मार्क्स का आपका आएगा किसका? याद रखिएगा, और व्याकरण से रिलेटेड फीचर लेखन, आवेदन किसे कहते हैं, प्रतिवेदन किसे कहते हैं, इस सब के बारे में आएगी। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। याद रखिए क्या होगी? मेन टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। समझिए क्या कहा गया है कि बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को बादल राग शीर्ष कविता रेखांकित क्या करती है। यानी जो आप लोगों का कविता है बादल राग, हम लोगों का जो कविता है क्या? बादल राग। बादल राग में बादलों के आगमन से, जैसे बादल आती है तो प्रकृति में किन किन चीजों को हम लोगों को परिवर्तन देखने को मिलता है। बादलों के आगमन से प्रकृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। समीर मतलब समुद्र बहने लगती है। समीर का मतलब होता है समुद्र, याद रखिएगा। समीर का मतलब क्या होता है? समुद्र बहने लगती है। बादल गर्जना करते हैं, जैसे बादल जो है क्या करते हैं? बादल गरजते हैं। मूसलाधार बारिश पानी बरसता है, और मूसलाधार पानी बरसती है मतलब काफी ज्यादा वर्षा होती है, उसी को हम लोग मूसलाधार बारिश कहते हैं। वज्रपात बिजली चमकता है। बिजली मतलब जो आसमान में जो बिजलियां चमकती है, से पर्वत शिखर छत विछत हो जाते हैं। और अगर आसमान से जो भी बिजली कड़कती है, और अगर वो किसी भी पर्वत के आके अंदर गिर जाती है, वह पर्वत चकनाचूर हो जाते हैं। छोटे छोटे पौधे खिल उठते हैं, और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो बिल्कुल क्या करते हैं? एकदम हरे भरे खिल उठते हैं। कमलों से जल टपकने लगता है। जो कमल होती है, कमल के फूल देखे होंगे, कमलों से सुबह को या शाम को देखिए जल क्या करते हैं? टपकते रहते हैं। तो इस तरह से आपके पेपर में ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का छपेगी। कितना मार्क्स का? 3 मार्क्स का आपके पेपर में ये क्वेश्चन छपेगी। तो आपको इस तरह से लिखना है आंसर, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूं, सेलेक्टेड स्टेट का मतलब आपको याद रखना है, फाइनल एग्जाम में ऐसे छपेगी। आप लोग सोचेंगे सर अभी तो हम लोग को पत्र लेखन के बारे में कुछ नहीं बताएं, तो पत्र लेखन में आप लोगों को मैंने 7 पत्र लेखन बताया हूं। 7 पत्र लेखन में क्या बताऊं? जैसे आप किसी भी इलाके में रहते हैं, वहां पे पूरा गंदगी फैल गई है, इसके बारे में स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। या तो आप जहां पे रह रहे हैं वहां पे मलेरिया फैल रही है, वहां के बारे में आपको बताना है। या तो आप किसी स्कूल से घर लौट रहे हैं, उस समय आपका एक्सीडेंट हो गई है और आपका परीक्षा सामने है, तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। या तो आपके कॉलेज में इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं है, इकोनॉमिक्स में आपको सही से पढ़ाई नहीं जा रहा है, इसके बारे में प्रिंसिपल को पत्र लिखना है। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से राशन कार्ड के बारे में भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मैं बता चुका हूं एप्लीकेशन पे। और निबंध लेखन से भी मैंने बताया था, निबंध याद रखिएगा, निबंध लेखन से भी मैंने बताया था, साथ निबंध लेखन बताया था। असाधारण निबंध लेखन क्या है वो आप लोग जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं उन लोगों को अच्छी तरह से पता है। सहर्ष स्वीकारा है, आप सभी को पता है कि कविता है। कविता में कवि का क्या कहना चाहता है? कविता में कवि ने क्या कहना चाहता है कि सहर्ष स्वीकारा है, क्या कहना चाहता है लोगों तक? सहर्ष स्वीकारा है अर्थात खुशी खुशी सहर्ष स्वीकार करना अपने में एक रहस्य लिए है।
कवि अपनी समस्त उपलब्धियां का श्रेय जिसको देता है वह कौन है? यह रहस्य बना हुआ है। अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि जीवन जैसा है, मेरा जीवन जैसा है, आपका जीवन जैसा है वह मुझे स्वीकार है। मुझे अच्छा है, मैं स्वीकार करता हूं। मैं बुरा हूं, मैं ये भी स्वीकार करता हूं। मैं कोई गलत काम किया हूं, मैं स्वीकार करता हूं। मैं कोई अच्छे काम किया हूं, मैं ये भी स्वीकार करता हूं। स्वीकार करने में कोई भी कोताही नहीं करनी चाहिए। कवि हृदय की भावनात्मकता से निकलना चाहता है। कवि अपने प्रिय की छाया से बाहर आना चाहता है। इसी कर्तव्य को कविता में उजागर किया है। समझ में आ गया? शहर से स्वीकारा है कविता ने, कवि के माध्यम से, कविता में कवि ने कविता के माध्यम से क्या लोगों तक प्रेरित करना चाहते हैं, अच्छी तरह से आप लोगों ने देख लिए। आते अगला, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहते हैं? कवि ने राखी के लच्छों को बिजली की चमक के समान बताया है, जिसके माध्यम से वह यह कहना चाहता है कि बहनें अपने भाइयों की कलाई सजने के रंग बिरंगी राखी खरीदती है। इन राखियों को चुनते समय उनकी चमक का विशेष ध्यान रखती है। समझ में आया? शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या व्यक्तित करना चाहते हैं? व्यक्तित हो गया, यहाँ पे व्यक्तित करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरह से आपको आंसर लिखना है और 3 मार्क्स आपके अपने झोली पे ले जाना है। और ये तो मैं अभी सेट 2 बता रहा हूं। अभी सोचिए आपके पास और सेट 4 होगी, और उम्मीद है कि अगर इन 6 सेट को अच्छी तरह से कर लेते, पूरा कंठस्थ कर लेते, उम्मीद है कि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी, चाहे वो टर्म 1 का हो या टर्म 2 का। बस आप लोगों को बने रहना होगा। मैंने आपका सेलेक्टेड सेट नंबर 1 और 2 में मैंने उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं जो पहले जमाने में पूछे जाते थे। पहले जमाने का मतलब 2016, 17, 18 में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये सब मैं लेकर आया हूं। बाकी मैं अपडेट क्वेश्चन जो मैं लेकर आने वाला हूं ना, वो सेट नंबर आप लोगों का 3 होगी। तो 3 देखने के लिए बिल्कुल आप लोगों को जुड़े रहना होगा। अगला स्टेटमेंट आपके सामने क्या है? स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट नहीं बल्कि ये पैसेज है। क्या है मेरे लाल? पैसेज है मेरे शेर और शेरनियों, ये पैसेज है। और इस पैसेज को आपको स्टडी करना है, 4-5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं पैसेज। आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमार और यंत्रक से गुजरना पड़ता है, उससे कई अधिक तकलीफ औरत बच्चे को जन्म देने के समय झेलती है। सही बात है। ये औरत जब एक बच्चे को जन्म देती है, जितना दर्द होता है ना, वो दुनिया के किसी भी जगह पे नहीं होता है। और इन सारी तकलीफों से गुजरने के बाद पुरस्कार क्या मिलता है? बच्चा जन्मने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है, तो उसे एक तरफ धकेल दिया जाता है। औरत की ही तो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए विभिन्न तकलीफों से गुजरती है, संघर्ष करती है। बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों में भी ज्यादा मेहनत करने का कटती है। वह जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़ी बड़ी डिग्गी हकने वाले सारे सिपाही मिलकर भी नहीं कर सकती है। तो ये आपके सामने एक छोटा सा पैसेज था। 5 क्वेश्चन आएगी मेरे लाल। 5 क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि पैसेज से रिलेटेड हो, स्टेटमेंट से रिलेटेड हो। 5, 5, 10 हमारे रिजल्ट में काउंट होना चाहिए। हमारे रिजल्ट में काउंट होना चाहिए। अभी पैसेज तो आप पढ़कर बना लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया था, चार स्टेटमेंट दिए जाएंगे, वो आप लोगों को जो मैं बताऊंगा सिर्फ उसी का स्टडी करना है। चलिए अब आते हैं सर उद्गीत गद्यांश के पाठ के नाम सहित लेखक का नाम लिखे। पाठ का नाम है डायरी के पन्ने। क्या नाम है? डायरी के पन्ने। लेखक का नाम है एन फ्रैंक। याद रखिएगा क्या नाम है? एन फ्रैंक। अब आगे तरफ क्या बता रहा है समझिएगा। गद्यांश में किसकी तुलना किस किस से की गई है? इस गद्यांश में वीर की तुलना नारी की तुलना किससे की गई है? भारतीय नारी जो औरत होती है उसके साथ की गई है। वीर की तुलना, सैनिक की तुलना एक औरत से किया गया है। आगे है कि मानव जीवन अथवा मानव जाति की निर्णयता का श्रेय किससे जाता है? मानव जीवन अथवा मानव जाति की निर्णयता का श्रेय औरत को दिया जाता है। यानी कि इनका कहने का मकसद है कि और एक औरत ही जो है फैमिली हो या आने वाला जो अनुमानसिकता है उसको बढ़ा सकती है। इस पूरे गद्यांश के आमतौर पर आम औरतों के प्रति पुरुषों के किस व्यवहार का संकेत मिलता है? पूरे गद्यांश में आम औरतों के प्रति पुरुषों का असमानता का व्यवहार की ओर संकेत मिलता है। औरत और पुरुषों को समान दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आज के समाज में औरत और पुरुष को बिल्कुल समान दर्जा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? समान दर्जा मिलना चाहिए। इस गद्यांश में औरत को सैनिक के समान बताया गया है और इस गद्यांश में औरत को सैनिक के समान बताया गया है।
इस तरह से आपको बताना है, 5 मार्क्स अपने झोले पे डालना है, बस याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, अब आते हैं सर हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। अभी तो हम लोग जितना क्वेश्चन देख रहे थे पैसे से रिलेटेड था, जितना क्वेश्चन हम लोग देखे स्टेटमेंट और पैसे जिससे रिलेटेड था। अब आते हैं सर क्वेश्चन आंसर कैसे पूछेगी आपके पेपर में। क्वेश्चन आंसर वाला समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन, भक्तिन दुर्भाग्यशाली क्यों थी? जो भक्तिन है वो दुर्भाग्यशाली क्यों है, समझिए। भक्तिन का लालन उसको सौतेली माँ ने किया था। भक्तिन जो थे उसका लालन पालन उसके सौतेली माँ ने की थी। 5 वर्ष में, कितने 5 वर्ष में ही उसका विवाह हो गया था। जो भक्तिन थी उसका 5 वर्ष में ही उसका विवाह जो है करा दिया गया था। उसे लगातार 3 लड़कियों पैदा हुई, और जो भक्तिन थी उसको लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई, जिस कारण सास व जेठानियों उसकी अपेक्षा करती थी। और देखते हैं ना आज समाज में अगर किसी भी औरत का अगर 2 से 3 लड़की हो जाए, देखिए उसको बुरी नजर से लोग देखते हैं ना जी, ठीक है। उस समय भी यही परंपरा चलता था जब ये स्टोरी लिखा गया था, जिस कारण सास और जेठानी उसकी अपेक्षा करती थी। भक्तिन का 3 लगातार बेटी हुई और उसकी जो सास थी और जेठानियां थी उपेक्षा करती थी, इस कारण भक्तिन को दुर्भाग्यशाली कहा गया। अरे तू 3 बच्चा पैदा किए लेकिन तीनों क्या है, लड़की है, ये आप दुर्भाग्य है। लेकिन मेरे बात याद रखना मेरे लाल, जिस घर में लड़की ना हो उस घर पे रौनक भी नहीं होगा, ये भी बात याद रखिएगा। आज का समाज प्रीति सत्तात्मक समाज है, वह पुत्र को ही वंश का संचालक मानता है। बिल्कुल सही बात है। अभी देखिए ना समाज में एक ट्रेंड फैला हुआ है कि अगर पेट में, अगर औरत का पेट में अगर बच्चा, अगर मान लेते हैं गर्ल्स निकलता, बेटी है, तो उसको पेट में ही मार दिया जाता है, आप सभी को पता है। और हॉस्पिटल में पहला ही स्टेटमेंट जहाँ पे डिलीवरी होती है वहां पे लिखा रहता है कि हमारे यहाँ पे बच्चों को नहीं मारा जाता है, मतलब कुछ स्टेटमेंट लिखा होता है वहां पे। और सभी चाहते हैं कि लड़का हो, लेकिन एक लड़की जो प्यार दे सकती है अपने माँ बाप को, एक लड़का नहीं दे सकता है। याद रखिएगा, जीवन के इस भाग्य में भी भक्तिन को सुख नहीं मिला, और जीवन के इस भाग्य में कभी भी भक्तिन को सुख नहीं मिला, तो इस कारण से भक्तिन जो है दुर्भाग्यशाली थी। अगला प्रश्न है कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, आपसे पूछेंगे यहाँ पे कि बाजारीजन से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। बाजार जो आप लोग है ना, बाजार एक टॉपिक, हिंदी कोर वाले, बाजार का एक टॉपिक है ना, टॉपिक उसी से लिया गया ये क्वेश्चन। बाजारूपन से तात्पर्य कपट को बढ़ाना है। इसके बढ़ने से परस्पर सद्भाव में कमी आ जाती है। इसमें मनुष्य आपस में भाई मित्र या पड़ोसी नहीं रह जाते हैं, वे आपस में केवल ग्राहक और विक्रेता की भांति व्यवहार करते हैं। बाजार का मतलब रिलेशनशिप नहीं होता है, बाजार में बाजार की तरह देखा जाता है। अब कितना बड़ा क्यों ना रिलेशनशिप में हो, बाजार में आपको एक ग्राहक के रूप में ही आपको देखा जाएगा। यहाँ पे यही बताया गया है। लेखक के अनुसार वे व्यक्ति बाजार की सतर्कता प्रदान करते हैं जो अपनी आवश्यकताओं को ठीक समझकर बाजार का उपयोग करते हैं। यदि हम उसकी चमक धमक में फंस कर रह गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर बेकार बन जाएगी। बिल्कुल होना चाहिए। अब रिलेशनशिप जो है वो बाहर में है, बाजार में, मार्केट में नहीं। जब मैं बेच रहा हूं तो मैं विक्रेता हूं, आप खरीद रहे हो तो क्रेता है, अब मेरा क्या है, ग्राहक है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बताया गया जो आप लोगों का एक टॉपिक है बाजार, वहां पे बताया गया है। और सेट 3 में बार बार कह रहा हूं, सेट 3 हो या सेट 3 से लेकर 6 तक, सेट 3 से सेट 6 तक जो अभी बाकी है सारा चीज देखिएगा, हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश कोर, सारा देखना है आप लोगों को अच्छी तरह से। सारा चीज आपको मिलेगी मेरे लाल यहाँ पे, सारा चीज यहाँ पे अपडेट कर दिए जाते हैं। और सुबह शाम दोनों टाइम क्लास चलती है। जैसे ही क्लास अपलोड होगी आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, याद रखिए, चाहे वो नोट्स हो, मॉडल पेपर हो, प्रीवियस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगी। ठीक है, तो लेट ना करिए, जाएं जल्दी से ज्वाइन करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है कि जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंकने जाने को किस तरह सही ठहराया। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंकने जाने को निम्नलिखित ठहराया था। पॉइंट नंबर 1, इंद्रसेना पर पानी डालना अंधविश्वास नहीं है। इंद्रसेना थे हम लोगों का, उसमें पानी डालना अंधविश्वास नहीं है, अपितु इंद्र भगवान के लिए पानी का आय चढ़ाया जाता है। जो चीज मनुष्य पाना चाहते हैं, जो भी चीज मनुष्य जो है पाना चाहते हैं, उसे पहले देना होगा, उससे पहले क्या होगा, देना होगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान
को सबसे ऊंचा स्थान दिया। मेरा बात को फिर से एक बार समझिए, इंद्रसेना का पानी ढालना अंधविश्वास नहीं है, अपितु इंद्र भगवान के लिए पानी का आय चढ़ाया जाता है। जो चीज मनुष्य पाना चाहते हैं, जो भी चीज मैं पाना चाहता हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं अगर मेरा नौकरी हो गई तो मैं 1 लाख रुपया का मंदिर में दान करूंगा, तो वो आपको देना होगा। यहाँ पे वही बताएगा, ये पहले जमाने से चलते आ रहे ऋषि मुनियों के जमाने से। कम चीज से किया गया त्याग ही दान होता है। कम चीज से किया गया त्याग ही दान होता है। जिसकी हमें भी जरूरत है वह अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे का कल्याण के लिए उसे दे तो वह त्याग ही दान होता है और उसी का फल मिलता है। और उसी का क्या मिलता है? हम लोग का फल मिलता है। आशा कर रही हो कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही। अगर नहीं बुझल पा रही तो तोहनी कमेंट कर भी, सर तोर भाषा हम बुझल नहीं पा रहे, बुझलिया। तोहनी का हमें जे भी तोहनी के सब्जेक्ट हो, तोहनी के जब 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव जब प्रश्न पूछल जाए तो एग्जाम में, तोहनी के खातिर हम 6 लेक्चर में बार बार तोहनी के बतायो कि 6 लेक्चर तोहनी का हम बतायो हमारे एप्लीकेशन पे। हमारे एप्लीकेशन का नाम लागू मिसाइल क्लासेस। तोहनी जल्दी से प्ले स्टोर ओपन करी और डाउनलोड करी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, और तोहनी जल्दी से वहां पे आगो कोर्स तरह नजर तो क्रैश कोर्स तोहनी ओटा जल्दी से ज्वाइन कर ले भी। ज्वाइन करने समय कोई भी दिक्कत होगी, ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। लेखक ने एक ऐसा क्यों कहा कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्ष तक काफी कुछ लिखा जाएगा। लेखक के अनुसार चैपलिन एक चार्ली चैपलिन जो टॉपिक है उससे लिया गया है। लेखक के अनुसार चैपलिन एक ऐसा कलाकार है जो सभी उम्र के लोगों का समान रूप से हास्य त्याग तत्व प्रदान करता है। उन्होंने सिनेमा जगत में विभिन्न भूमिकाओं में अभिनय किया है। चैपलिन द्वारा अभिनीत कुछ फिल्मों या प्रयोग में नहीं लगाई गई कुछ रीलें भी मिलती है जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। ना उन रीलों द्वारा दर्शकों को मनोरंजन हो पाएगा तथा समीक्षा कराया। इस प्रकार बहुत दिन तक उन पर चर्चा होगी। इस कारण से लेखक ने ऐसा कहा। अगला प्रश्न है आपके सामने, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर सिर झुकाकर चुपचाप क्यों खड़े थे? कस्टम ऑफिसर, ये जो आप लोग का नमक है ना, नमक याद रखिएगा, सफिया जो नमक के पुर्जे हैं। कस्टम ऑफिसर का हृदय मानवीय गुणों से युक्त था। यह सफिया के मन के भावों को अच्छी तरह समझ चुका था। वह भी मानता है कि यह भी मानता है कि भारत पाक विभाजन के बाद सीमा के दोनों तरफ के विस्थापकों को राजनीतिक बाध्यता ने अलग तो कर दिया, किंतु उनके दिल अभी भी जुड़े हुए हैं। इसी कारण प्रेम के प्रतीक चमक को लेकर सफिया जब अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़े थे। सफिया से रिलेटेड 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव में और एक क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में। तो 4 क्वेश्चन याद रखिएगा। 4 मार्क्स अगर अपने कॉपी पे लिखना चाहते हैं ना, 4 मार्क्स अगर लेना चाहते हैं तो अच्छी तरह से आप लोगों को याद रखना है। थ्योरी लेक्चर को देख लेना है, खास करके नमक का। यशोधर बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यशोधर बाबू व्यक्तित्व चित्रण कीजिए। जो यशोधर बाबू है हम लोगों का, उसके बारे में व्यक्तित्व का चित्रण करना है। तो इस तरह से आपको देख लेना है ये क्वेश्चन। अब आते हैं सर, बसंत पाटिल से प्रभावित होकर लेखक ने क्या किया? बसंत पाटिल से प्रभावित होकर लेखक पढ़ाई में ध्यान देने लगे। मन में एकाग्रता से गणित अच्छी प्रकार समझ आने लगा। लेखक और बसंत पाटिल में अच्छी दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंद कहकर पुकारने लगे। मास्टर के इस अपनेपन के व्यवहार तथा वसंत की दोस्ती के कारण स्कूल में लेखक का विश्वास बढ़ने लगा। और मैंने इसलिए यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएगी। सिंधु सभ्यता, अगर आप हिस्ट्री लिए हैं चैप्टर 1 अगर आपको पता है तो आप लोगों का अंतरा भाग का जो एक चैप्टर है सिंधु सभ्यता, जिसे सिंधु मोहनजोदड़ो जो इसमें है, तो आप इजीली से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहले दिन शरारती लड़के चौहान के लेखक के साथ क्या क्या? तो याद रखिएगा, इसका भी आंसर आप लोगों को कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता ताकत से शामिल होने की अपेक्षा समर से आनुवंशिकता। यहाँ से हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास याद करेंगे। सेट 3 जो है हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होगी। सेट 3 के लिए एकदम बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। सेट 3 में जबरदस्त क्लासेस होने वाले हैं और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं सेट 3 में हम लोग एक नया वीडियो में। जस्ट आप लोगों को मैं मिलता हूँ अभी आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में, यानी कल की क्लास में मिलते हैं नया वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बड़े व्यस्त रहे।